अब खंड ब की ओर चलते हैं जो लिखित है। खंड ब, खंड ब का पहला प्रश्न में है सभी खंड कीजिए। क प्रश्न है स्पष्ट कीजिए कि 3 × 5 × 7 + 7 एक भाज्य संख्या क्यों है। क है 3 × 5 × 7 + 7 एक भाज्य संख्या क्यों है। तो पहले इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे 7 कॉमन आ रहा है तो 7 कॉमन करके 3 × 5 × 1 + 1 7 हो जाएगा, ये 16। अब 7 × 16, 16 को विभाजित करके लिख लेते हैं 7 × 2 × 2 × 2 × 2, ये हो गया। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो पाए। तो ये तो 1 2 3 4 5 5 संख्या, ये 7 और 2 से विभाजित है तो ये भाज्य संख्या होगी, इसलिए यह 2 संख्याओं से विभाजित है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। तो इसका आंसर हो गया। अब प्रश्न ख की ओर चलते हैं। प्रश्न ख है यदि cot थीटा बराबर 7/8, cot थीटा की वैल्यू दिया है 7/8, तो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का मान निकालिए। इसको सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पे cot थीटा की वैल्यू दिया है 7/8, cot थीटा 7/8 हमें ज्ञात करना है 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। इसकी वैल्यू हमसे पूछा है, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, ये a + b और a - b का रूप दिख रहा है, तो इसका फार्मूला होता है a² - b²। a² - b² से इसको खोलने पर 1 का स्क्वायर माइनस sin थीटा का स्क्वायर अपॉन में, इसमें ये भी a + b और a - b के रूप का दिख रहा है, तो इसमें भी a² - b² अप्लाई कर सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर माइनस cos थीटा का स्क्वायर 1 - sin² थीटा अपॉन 1 - cos² थीटा। हम जानते हैं कि 1 - sin² थीटा = cos² थीटा और 1 - cos² थीटा = sin² थीटा होता है। ये हो गया cos² थीटा अपॉन sin² थीटा। अब cos थीटा अपॉन sin थीटा का होल स्क्वायर इसे लिख सकते हैं। अब cos थीटा अपॉन sin थीटा बराबर होता है cot थीटा, ये cot थीटा आ गया, cot थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ cot थीटा की वैल्यू दिया है 7/8, तो 7/8 का होल स्क्वायर 49/64 इसका आंसर आ गया। तो पहले के ख का आंसर हो जाएगा 49/64। अब प्रश्न ग की ओर चलते हैं। प्रश्न ग है 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले घन बनाते हैं।
दो घन, ये हमारा पहला घन हो गया और ये दूसरा घन। अब इनके संलग्न फलकों को मिलाकर एक नया घनाभ बनाया गया। इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो ये कुछ ऐसा प्राप्त होगा। ये हमारा नया घना प्राप्त हुआ। दो घन दिए थे जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब था। माना इसकी एक भुजा जो है वो A है, तो सारी जो LBH होगा वो A ही होगा। तो A का क्यूब बराबर दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब, तो A बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। जब 64 का हम गुणनखंड करेंगे तो 2 16 बार में, फिर 2 8, 2 4, 2 2, फिर 2 1। अब जब घन ये हमारा घात पे 3 है तो इसमें 3 3 का जोड़ा बना के बाहर निकाल देंगे। तो ये 1 2 हो गया, ये 1 2, मतलब 2 दूना 4, ये A हो गया। मतलब इसकी A बराबर 4 है। ये दोनों घन समान है तो इसका भी A बराबर 4 ही होगा। पहले इसमें देखते हैं, ये भी A बराबर 4, ये भी A था। इनमें इनके संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया। तो ये भी A है और ये भी A है, यहाँ पे A और यहाँ पे भी A, तो ये मिलाकर हो जाएगा 2A। तो हमारा जो नया घनाभ है नए घनाभ का हमारा जो L बराबर A, B बराबर 2A और H बराबर A। A का मान है 4, ये 4 गुणे 2 और ये 4, मतलब ये हो गया 8 सेंटीमीटर। अब ये मिल गया तो हमसे पूछा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। 2LB प्लस BH प्लस HL। 2L हमारा है 4 इंटू 8 प्लस B8 इंटू 4 प्लस ये 4 इंटू 4, ये 32 हो जाएगा, प्लस ये भी 32 प्लस ये 16। इन दोनों को जोड़ने पर आ गया 80। अब 2 का इसमें गुणा कर देंगे, मतलब 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो जब दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले का घ जो है, निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। घ है हमारा, यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया है,
वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता। बारंबारता को f से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। बारंबारता दिया है 2, 7, 12, 15, 8 और 6। ये हो गया। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। यहाँ पे उच्च सीमा कितनी है 20 प्लस निम्न सीमा बराबर 10 बटे 2, यह आ जाएगा 30 बटे 2 बराबर 15। इसी प्रकार सबकी निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2 करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगा 15, 25, 35, 45, 55 और 65। x निकल आया। अब यहाँ पे हम f इंटू एक्स करते हैं। f इंटू एक्स हो जाएगा 15 दूना 30, यहाँ पे गुणा करेंगे, अब इसको जोड़ लेते हैं। इसको जोड़ने पे इतना आया। अब सिग्मा ऑफ f, ये सिग्मा ऑफ f इंटू एक्स हो गया। अब सिग्मा ऑफ f निकालेंगे तो इसको भी जोड़ लेंगे इसमें। सिग्मा का मतलब होता है हर पदों का योग, मतलब 2 में 7, 7, फिर इसको जोड़ने पे आया तो ये 12 जोड़ेंगे, फिर पूरे को जोड़ के आ गया 50। फिर x बार माध्य को x बार से प्रदर्शित करते हैं तो माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स 21, 30 बटे 50। 0 से 0 कट गया, ये 4 और ये इतना आ गया। x बार इज इक्वल टू 42.6, इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले का अंग। क्वेश्चन है बिंदु -4, 6 बिंदुओं a -6, 10 और b 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। क्वेश्चन, यहाँ पे एक रेखा है a और b। a के निर्देशांक दिए हैं -6, 10, -6, 10 और b के निर्देशांक दिए हैं 3, -8। बिंदु -4, 6 बिंदुओं a और b को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। मतलब ये जो बिंदु -4, 6 है ये यहीं कहीं स्थित है और ये इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। माना बिंदु -4, 6 रेखाखंड AB को M1 संबंधी M2 के
अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पे इसको x1, y1, ये x, y और ये x2, y2 मान लेते हैं। तो इसका फार्मूला होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। आप केवल x का मान रख के भी निकाल सकते हैं या y का भी मान रख के निकाल सकते हैं। x का मान है -4 बराबर m1 ही है, x2 3 है प्लस m2 इंटू -6 m1 प्लस m2। इसको इधर गुणा कर देते हैं, -4 m1 -4 m2 बराबर 3 m1 -6 m2। अब m1 को एक तरफ और m2 को एक तरफ कर देते हैं। तो m1 को उस तरफ ले जाने पर यहाँ पे -4 m2 प्लस 6 m2 बराबर 3 m1 प्लस 4 m1। यहाँ पे आ जाएगा +2 m2 इज इक्वल टू 7 m1। m1 अपॉन m2 हो जाएगा 2/7, मतलब m1 संबंधी m2 बराबर 2 संबंधी 7। मतलब ये जो -4, 6 बिंदु कोई है ए बी रेखाखंड पर, वो ए बी रेखाखंड को 2 संबंधी 7 के अनुपात में विभाजित करता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। ये क्वेश्चन है, कोई एक बिंदु x, y है। मान लिया यहाँ हमारा बिंदु x, y है। बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। यहाँ पे है 3, 6 और यहाँ पे है -3, 4। यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी बराबर है, तो दूरी सूत्र लगा के दोनों को बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पे x1, y1 और यहाँ पे x2, y2। दूरी सूत्र लगाने पर √ x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा √ x2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y का होल स्क्वायर। यहाँ से दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे तो ये करड़ी जो है वो हट जाएगा। x का मान नहीं दिया है, x माइनस x1 का मान 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर x2 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस, यहाँ पे -3, 4 है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 6 माइनस y का होल स्क्वायर। अब इसको खोल देते हैं। x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का होल स्क्वायर।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y बराबर 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y। यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, 9 इधर कट जाएगा। अब एक्स और वाई को पक्षांतर करके एक तरफ हल कर लेते हैं तो ये 6x प्लस 6x प्लस 16 माइनस 36 माइनस 8y प्लस 12y बराबर 0। 6 और 6 12x माइनस 20 प्लस 4y बराबर 0। यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं पिछले वीडियो में हमने गणित प्रश्न पत्र 2023-24 के खंड अ का पहला प्रश्न कर लिया था। आज हम दूसरे प्रश्न से शुरुआत करते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को कीजिए। इसमें पूरे क्वेश्चन 6 हैं, 6 में से 5 को ही करना है, लेकिन मैं पूरे 6 को सॉल्व करके दिखाऊंगी। आप उनमें से किसी 5 को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद 6x² माइनस 3 माइनस 7x के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहले द्विघात बहुपद हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का क द्विघात बहुपद हमारा 6x² माइनस 7x माइनस 3। पहले तो इसके शून्य ज्ञात करते हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए इसके मध्य पद का गुणनखंड करते हैं। मध्य पद का गुणनखंड कैसे करते हैं? जो x² का गुणांक है और जो 3 है उनका गुणा करते हैं। 6 3 का 18। अब 18 के ऐसे दो गुणनखंड खोजते हैं कि उनका जोड़ और घटाना करने पर 7 आए। तो 9 और 2 हो गया। 9 में से 2 को घटाएंगे तो 7 आएगा। तो इसका गुणनखंड करते हैं। 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे 3x 2x माइनस 3, यहाँ से +1 कॉमन 2x माइनस 3, फिर इन दोनों में से 2x माइनस 3 कॉमन, यहाँ आ जाएगा 3x प्लस 1। शून्यक, इनको शून्य के बराबर करने से ही हमें शून्यक की प्राप्ति होती है। तो पहले 2x माइनस 3 को 0 के बराबर करेंगे तो 2x बराबर 3
और x बराबर 3/2। इसी प्रकार 3x+1 को 0 के बराबर करेंगे तो 3x बराबर -1 हो जाएगा और x बराबर -1/3। ये हमारा अल्फा पहला मूल या शून्यक कह सकते हैं 3/2 और बीटा हमारा दूसरा मूल या शून्यक -1/3 हो गया। अब इसमें कहा है शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यहाँ सत्यता की जांच, सत्यता की जांच में पहला तो संबंध होता है मूलों का योग, मतलब शून्यकों का योग बराबर होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा और -x का गुणांक, यहाँ पे -7 -7 और यहाँ पे x² का गुणांक जो है 6 है। तो अल्फा प्लस बीटा 3/2 प्लस -1/3 बराबर 7/6। 3/2 प्लस -1/3 बराबर 7/6। यहाँ पे 9 - 2/6 बराबर हो जाएगा 7/6। ये भी आ जाएगा 7/6 और बराबर 7/6। यहाँ पे हमारा LHS = RHS हो गया, मतलब ये हमारा गुणनखंड जो हुआ है एकदम सही हुआ है। अब दूसरा संबंध होता है, ये पहला संबंध था और ये दूसरा संबंध होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। यहाँ पे अचर पद जो है -3 है और x² का गुणांक 6 है। शून्यक हमारे हैं 3/2 गुणे -1/3। ये 3 से 3 कट जाएगा, 3 दूना 6 -1/2 बराबर -1/2। इधर भी हमारा RHS और LHS बराबर हो गया, मतलब ये हमारा जो गुणनखंड हुआ है वो बिल्कुल सही है और ये सत्यता की जांच हो गई। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा का ख प्रश्न है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। हल करते हैं इसको। पहले तो मान लेते हैं, माना हमारी पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या y है। अब इसमें पहले ही लिखा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो इसमें प्रथम शर्तानुसार दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, मतलब इसको हम मान लेते हैं ये बड़ी संख्या है और ये मान लेते हैं छोटी है।
तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्याओं के वर्गों का अंतर x² माइनस y² बराबर 180। अब यहाँ से y² बराबर हो जाएगा x² माइनस 180 और y बराबर हो जाएगा x² माइनस 180 का अंडर रूट। अब अगली लाइन कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो द्वितीय शर्तानुसार हो जाएगा छोटी संख्या का वर्ग मतलब y² बराबर बड़ी संख्या का 8 गुना है मतलब 8x। y² के यहाँ से वैल्यू रख देंगे, ये समीकरण 1 मान ले। समीकरण 1 से y का मान रखने पर यहाँ पे अंडर रूट ऑफ x² माइनस 180 का होल स्क्वायर बराबर 8x। यहाँ पे स्क्वायर हो गया तो ये करोड़ी खत्म हो जाएगा। तो x² माइनस 180 ये इसको इस तरह पक्षांतर करते हैं तो माइनस 8x बराबर 0। x² माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। ये अब हमें साधारण द्विघात समीकरण की तरह लग रहा है तो द्विघात समीकरण के मूल निकालेंगे। अब मध्य पद का विभाजन। मध्य पद का विभाजन पहले तो 180 का गुणनखंड कर लेते हैं। 180 का ये 180 का गुणनखंड हो गया। अब इसमें गुणनखंड में से हमको कोई ऐसी दो संख्याएं निकालनी है कि जिनका जोड़ या घटाना करने पर 8 मिले। तो लगभग 2 3 9 गुना 18 और 10। 18 और 10 मतलब 18 में से 10 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा और 18 दहा में 180। x² माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 18 प्लस 10 कॉमन किए तो x माइनस 18 यहाँ भी। अब यहाँ से x माइनस 18 दोनों पदों में से कॉमन करें और यहाँ पे बचेगा x प्लस 10। अब मूल निकालने के लिए हमें इनको 0 के बराबर बारी बारी से रखना होगा। पहले x माइनस 18 बराबर 0 तो x बराबर आ गया 18। इसी प्रकार x प्लस 10 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा माइनस 10। अब x की सहायता से हमें y का मान निकाल सकते हैं। तो y बराबर करड़ी में x² माइनस 180 जब x बराबर 18 तब y का मान क्या होगा। यहाँ पे 18 का होल स्क्वायर माइनस 180। 18 18 324 माइनस 180 y बराबर आ जाएगा 144। y बराबर 144 12 का वर्ग होता है तो ये 12 बाहर आ जाएगा। अब जब x बराबर माइनस 10 तब y का मान क्या होगा। माइनस 10 का होल स्क्वायर माइनस 180 y बराबर 100 माइनस 180 y बराबर
√-80। ये जो -80 है ये अपरिभाषित होता है, दिस इज नॉट डिफाइंड। कक्षा 10 के लिए, बाकी 11 में जाएंगे तो यहाँ पे आयोटा का प्रयोग करके इसको बाहर तो निकाल सकते हैं, लेकिन इसकी रियल वैल्यू नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ पे पहली संख्या 18 हो गई और दूसरी संख्या 12, अतः पहली संख्या बराबर 18 और दूसरी संख्या बराबर 12। इस प्रकार से पूरे क्वेश्चन को प्रोसेस वाइज सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे का ग प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। पहले तो हमें किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचना आनी चाहिए। वैसे इस प्रश्न में आपको स्पर्श रेखाएं खींचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें सिद्ध करना है किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। एक वृत्त बना लेते हैं। मेरा प्रकाश थोड़ा सॉरी। ये हमारा वृत्त हो गया। अब वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो ये वृत्त है, यहाँ पे वृत्त का केंद्र O है और वृत्त का व्यास AB है। यहाँ पे हम दो स्पर्शी खींच लेते हैं। इसमें स्पर्शी खींचने की कोई प्रोसेस जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सिद्ध करना है। तो स्पर्शी हम ऐसे भी दिखा सकते हैं डॉटेड लाइन से। ये हमारी स्पर्शी, ये स्पर्शी वृत्त के व्यास से होकर जा रही है। ये स्पर्शी होगी P, Q, R और ये S। तो इसको पहले लिखेंगे। दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा वृत्त का व्यास AB है, जिसके सिरे पर दो स्पर्श रेखाएं PQ और RS खींची गई है। ये हमारा प्रश्न में दिया है और सिद्ध करना है PQ समांतर है RS के। अब उपपत्ति,
उपपत्ति में पहले हम देख सकते हैं कि पहले तो हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्शी जो होती है वृत्त की त्रिज्या पर 90 अंश का कोण बनाती है। मतलब यहाँ कोण पी ए बी बराबर 90 अंश हो जाएगा। इधर भी उसी तरह कोण यहाँ पे भी 90 अंश और यहाँ पे भी 90 अंश हो जाएगा। कोण ए बी एस बराबर 90 अंश। तो यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखाएं वृत्त के व्यास पर समकोण अंतरित करती हैं। तब कोण पी ए बी बराबर 90 अंश और कोण ए बी एस बराबर 90 अंश। कोण ए बी एस बराबर 90 अंश। परंतु यहाँ हमें क्या देखने को मिला, ये जो कोण पी ए बी बराबर 90 अंश था, कोण ए बी एस बराबर भी 90 अंश है, ये दोनों एकांतर खंड के कोण हैं। यहाँ 90 अंश, ये दोनों दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटने पर जो दो कोण मिले हैं वो दोनों कोण बराबर हैं। जब एकांतर खंड के कोण बराबर होते हैं तब वो जो दोनों रेखाएं होती हैं वो दोनों एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे परंतु ये कोण दो सरल रेखा PQ और RS को एक तिर्यक रेखा AB के काटने से प्राप्त होती हैं। अतः यह एकांतर खंड के कोण हैं। तथा कोण पी ए बी बराबर कोण ए बी सी। अब यहाँ लिख देंगे अर्थात PQ समांतर है RS के। जब PQ समांतर होगा RS के तभी एकांतर खंड के कोण PAB बराबर कोण ABS होगा। तो ये सिद्ध हो गया क्योंकि यह एक एकांतर खंड के कोण है तथा कोण PAB बराबर कोण ABS कोण। अब यहाँ हो गया, यह सिद्ध हो गया। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न घ है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा कोण पर केंद्र पर अंतरित कोण संपूरक होता है। पहले प्रश्न को समझा जाए। यहाँ तो हमें स्पर्शी बनानी पड़ेगी तभी हम सिद्ध कर सकते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और स्पर्श रेखाओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण संपूरक होता है।
तो स्पर्श रेखाएं अपने मन से कोई भी माप की हम वृत्त खींच लेते हैं। ये किसी भी माप की वृत्त हो गई। अब ये वृत्त का केंद्र O, यहाँ से मान लिया P दूरी से हमें इस वृत्त पर स्पर्शी खींचनी है। तो P दूरी पर स्पर्शी खींचने के लिए इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर इनका लंबार्धक करेंगे। लंबार्धक कैसे करते हैं? लंबार्धक किसी रेखाखंड के आधे से अधिक दूरी लेकर, आप जितना ले लें आधे से अधिक होना चाहिए, बस एक चाप ऊपर और एक नीचे। उसी प्रकार बिंदु P से एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे, इन दोनों के कटान बिंदु को मिला देते हैं। यहाँ पे जो बिंदु प्राप्त हुआ है हमें, इसको नाम देते हैं M। अब M को हमें केंद्र मानकर एक वृत्त खींचना है। M को केंद्र मानकर MP त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। जो कि केंद्र वृत्त के पहले वाले वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी। अब जो केंद्र यहाँ पे कटान बिंदु है, ये हमारी वृत्त की स्पर्श बिंदु होगी। इसको P से मिला देते हैं। यहाँ पे नाम A और यहाँ पे B नाम देते हैं। अब इसको केंद्र से मिलाते हैं। बिंदु A को केंद्र O से मिलाने पर, ये सब हमारा प्रश्न में दिया हुआ है, इसको खींचने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब खींचेंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा। अब प्रश्न में कहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, ये कोण, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ये केंद्र पर अंतरित कोण, और ये वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण समपूरक होता है। समपूरक कोण वे कोण होते हैं जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है। यहाँ पे मान लिए कोण A है और यहाँ पे मान लिए कोण B है। जब मतलब हमें दिया है वृत्त जिसका केंद्र O है तथा वृत्त के केंद्र से P दूरी, केंद्र से P एक बिंदु है, केंद्र से एक बिंदु है दूरी पर, यहाँ पे दूरी पर छूट गया, केंद्र से दूरी पर P एक बिंदु है जिससे वृत्त पर
स्पर्शी दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई हैं। ये पूरा हमारे प्रश्न में दिया है। अब हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है यहाँ पे कोण AOB प्लस कोण APB बराबर 180 अंश। इन दोनों को सिद्ध करना है कि ये दोनों संपूरक कोण है। संपूरक कोण जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है तब संपूरक कोण होता है। अब उपपत्ति में होगा हमारा, हम जानते हैं कि हमें पिछले क्वेश्चन में हम वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की स्पर्शी दोनों एक दूसरे पर समकोण अंतरित करती हैं, मतलब यहाँ दोनों का कोण 90 अंश होगा। तो इसको लिखने का तरीका होगा, हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्शी मतलब स्पर्श रेखा वृत्त के त्रिज्या पर समकोण अंतरित करती है, समकोण बनाती है। तब कोण OAP बराबर 90 अंश, कोण OBP बराबर 90 अंश। अब चतुर्भुज, अब यहाँ पे एक चतुर्भुज बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा AOBP। चतुर्भुज AOBP में चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 होता है, मतलब कोण OAP प्लस कोण कोण OAP प्लस कोण AOB प्लस कोण OBP कोण APB बराबर 360। इसको लिख लेते हैं, कोण APB प्लस कोण AOB प्लस कोण OAP प्लस कोण OBP बराबर 360 अंश। इन्हीं दोनों को हमको सिद्ध करना है कि इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा। जबकि यहाँ से हमें कोण OAP प्लस कोण OBP का मान पता है। कोण OAP का मान 90 अंश और कोण OBP का मान भी 90 अंश। यहाँ पर रख देते हैं, कोण APB प्लस कोण AOB प्लस कोण OAP का मान 90 अंश प्लस कोण OBP का मान भी 90 अंश बराबर 360। कोण APB प्लस कोण AOB बराबर 360 माइनस 90 90 180 हो जाएगा। कोण APB प्लस कोण AOB बराबर 180 अंश। ये सिद्ध हो गया, कोण AOB प्लस कोण APB बराबर 180 अंश, जो कि यहाँ पे आ गया। अब अगले क्वेश्चन
अंग की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न अंग है, अंग, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि पहला लाल हो और दूसरा लाल नहीं हो। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। अंग, मान लीजिए ये एक थैला, थैले में 3 लाल गेंदें हैं। तीन लाल गेंदें हैं और 5 काली गेंदें हैं। ये हो गया। अब इसमें पहला है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो। पहला है गेंद लाल हो। कितनी पूरी, मतलब प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल संभावना बटे कुल संभावना। अनुकूल संभावना हमारे लाल गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। अब लाल गेंद ये वाली निकाली जा रही है कि ये, तो हमारे पास पूरी अनुकूल संभावनाएं 3 है और कुल अनुकूल संभावना मतलब लाल गेंदें प्लस काली गेंदें। 3 लाल गेंदें हैं और 5 काली गेंदें हैं, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 3/8। अब दूसरा है लाल नहीं हो। दूसरा प्रायिकता जो होती है वो 1 या 1 के बराबर और 0 या 0 के बराबर और 1 और 0 के बीच होती है। तो यहाँ पे लाल नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस लाल होने की प्रायिकता। तो हो जाएगा 1 माइनस 3/8 बराबर आ जाएगा 5/8। इस प्रकार भी कर सकते हैं कि लाल नहीं हो। अगर लाल गेंद नहीं होगी तो इसमें 2 ही प्रकार की गेंदें हैं, एक लाल है और एक काली है। या फिर लाल होगा या फिर काली, तो लाल नहीं है तो बचा काली गेंदें। काली कुल गेंदें कितनी है? 5 गेंदें हैं और कुल संभावनाएं हमारे पास 8 हैं। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अब प्रश्न च, अगले प्रश्न च की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न च है, नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 है। यदि बारंबारताओं का योग 60 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। माध्यक दिया है 28.5 और बारंबारताओं का योग मतलब n बराबर दिया है 60। तो पहले वर्ग अंतराल बारंबारता प्रश्न में है 0 से 10 तक, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। बारंबारता है 5x 20 15, 5x 20 15, y और 5। बारंबारता को f से दर्शाते हैं। माध्यक का फार्मूला होता है माध्यक को me से दर्शाते हैं। माध्यक बराबर होता है L1 प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H।
ये फार्मूला होता है जहाँ h बराबर L2 माइनस L1। L1 क्या है? माध्यक सीमा की उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। और यहाँ पे CF संचयी बारंबारता, CF मतलब संचयी बारंबारता। CF कैसे निकालते हैं? पहले 5, फिर इसमें इसको जोड़ देते हैं, 5 प्लस x, ये हो जाएगा 25 प्लस x, और यहाँ हो जाएगा 40 प्लस x, 40 प्लस x प्लस y, यहाँ पे 45 प्लस x प्लस y। ये CF निकल गया। n की वैल्यू हमें दिया है, n बराबर दिया है 60, तो यहाँ से n/2 बराबर हो जाएगा 30। माध्यक हमारा दिया है 28.5। 28.5 हमारे कौन से सीमा में आ सकता है? संचयी बारंबारता 25 है, 25 में हम कितना भी जोड़ दें, x इसमें जोड़ना है, तो मतलब संचयी बारंबारता में ही हम माध्यक सीमा को खोजते हैं, तो यही हमारी माध्यक सीमा होगी। माध्यक सीमा के ठीक सामने वाली हमारे माध्यक वर्ग अंतराल होता है। माध्यक वर्ग अंतराल मतलब L2 माइनस L1। L2 हमारे यहाँ पे 30 है, माइनस L1 20 है, तो यहाँ से h बराबर आ गया 10। h की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई। अब माध्यक सीमा के ठीक सामने वाला बारंबारता वर्ग हो जाएगा हमारा f बराबर 20, और संचयी बारंबारता के ठीक ऊपर वाला हो जाएगा हमारा CF। ये CF हो गया। इसको माध्यक 28.5 दिया है। जब इसको हम खोजने चलते हैं तो ये हमारे संचयी बारंबारता के किस वर्ग में आ सकता है? 5 प्लस x का कोई मान होगा जो 5 का निकटतम कुछ जोड़ेंगे तो हमें 28.5 तो कुछ मिलने वाला नहीं है, मतलब 25 में ही x कुछ मान होगा हमारा जिसकी वैल्यू हमें पता करनी है, उसको x को अगर 25 में जोड़ देंगे तो हमें 28.5 से बड़ा या उससे बड़ा अंक प्राप्त होगा। इसलिए हमारी संचयी बारंबारता के सामने वाला वर्ग माध्यक वर्ग, उसके सामने वाला ठीक सामने वाला f 20 है यहाँ पे, और उसके ऊपर वाला CF हो जाएगा। तो पहले यहाँ पे सबकी वैल्यू लिख लेते हैं। f बराबर 20, CF बराबर 25 प्लस CF बराबर 5 प्लस x, और h बराबर हो गया 10। यहाँ पे L1 का मान 20 है। अब इसको माध्यक के फार्मूले में रख देते हैं। माध्यक बराबर L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन f इंटू h। L1 की वैल्यू 20 प्लस यहाँ पे n/2 30 माइनस यहाँ पे आया था हमारा, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट 5 प्लस x, f की वैल्यू 20 इंटू h की वैल्यू 10। 20 प्लस माध्यक हमारा दिया था 28.5, यहाँ पे भी 28.5, 20 प्लस 30 माइनस 5 माइनस x। इस ब्रैकेट को जब खोलेंगे तो अंदर माइनस का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे दोनों में माइनस हो जाएगा। अब 28.5 माइनस 20 बराबर हो जाएगा 25, सॉरी यहाँ बटे 2 है, इसमें गुणा कर देते हैं 2 बटे 2, 25 माइनस x, यहाँ का 20 इधर 75 हो गया, और ये बटे 2 जो था यहाँ पे गुणे में हो गया, तो यहाँ पे 2 गुणे 8.5 बराबर 25 माइनस x। 2 हाथ लगा, 1 2
यहाँ पे 17 आ गया, 17 0 बराबर 25 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू 8 आ गई। अब यहाँ पे जो हमारा संचयी बारंबारता आया था 45 प्लस एक्स प्लस वाई, इन दो सबको जोड़ने पर सिग्मा ऑफ एफ इज इक्वल टू आएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई, 45 प्लस एक्स प्लस वाई। और यहाँ पे n बराबर दिया था 60, तो इसको बराबर कर देते हैं। 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60। यहाँ से x का मान में पता चल गया 8 प्लस y बराबर 60, y बराबर 60 माइनस 53, y बराबर 7। अतः x बराबर 8 तथा y बराबर 7। सत्र 2023-24 प्रतिदर्श प्रश्न पत्र कक्षा 10 गणित के पिछले वीडियो में हमने कुल खंड ब के दूसरे प्रश्न तक हल किया था। आज हम तीसरे प्रश्न से शुरुआत करते हैं। तीसरा प्रश्न है, दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएं कितनी हैं? इसको सॉल्व करते हैं। तीसरा प्रश्न है, दो अंकों की एक संख्या, माना संख्या के दहाई का अंक x है तथा संख्या के इकाई का अंक y है, तब संख्या होगी हमारी xy। तब संख्या बराबर xy। ये xy इंटू में नहीं है, ये xy जैसे मान लीजिए हमारी संख्या हो गई 34 संख्या हो गई, तो जिसमें x की वैल्यू हो गई 3 और y की वैल्यू 4। इस 34 को हम लिख सकते हैं 30 प्लस 4, जैसे स्थानीय मान में लिखते हैं। तो उसी प्रकार एक्स वाई को लिख सकते हैं 10x प्लस वाई। संख्या हमारी 10x प्लस वाई है। और प्रश्न, दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या। अंकों को उलटने पर बनी संख्या। यहाँ एक्स वाई था तो यहाँ वाई एक्स कर देंगे। जैसे कि 34 हमने एग्जाम्पल के लिए लिया था, तो यहाँ 34 का 43 हो जाएगा, तो 43 को लिख सकते हैं 40 प्लस 3। उसी प्रकार वाई एक्स को 10y प्लस एक्स। आगे प्रश्न है, दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। प्रथम शर्तानुसार अंक तथा उलटने पर बने अंकों वाली संख्या का योग 66 है। तो यहाँ पे अंक हमारा था 10x प्लस वाई प्लस
अंकों को उलटने पर बनी संख्या हमारी 10y प्लस एक्स बराबर 66। अब इसको हल कर लेंगे। 10 और 1 11x प्लस 11y बराबर 66। 11 दोनों में कॉमन है तो कॉमन कर लेंगे। x प्लस वाई बराबर 66। x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 6। समीकरण 1। फिर आगे प्रश्न है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो द्वितीय शर्तानुसार संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तब संख्या हमारी थी 10x प्लस वाई, मतलब संख्या हमारी थी x और y, चौथी संख्या थी। चौथी संख्या में अंतर हमारा 1 का है तो 3 माइनस 4 बराबर, यहाँ पे चौथी हमने एग्जाम्पल के लिए लिया था, तो इसको अगर प्रश्न ये होता 34 तो 3 माइनस 4 बराबर -1। उसी प्रकार x माइनस वाई बराबर 2। समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 को आप किसी विधि से हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन, बज्र गुणन और विलोपन विधि। समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर x प्लस वाई बराबर 6 पहला समीकरण और x माइनस वाई बराबर 2 दूसरा समीकरण। 2x बराबर यहाँ पे 6 और 2 8, x बराबर 4, x बराबर 4 आ गया। अब x बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर x बराबर 4, 4 प्लस वाई बराबर 6, वाई बराबर आ गया 2। अतः वह संख्या x की वैल्यू आ गई 4 और y की वैल्यू आ गई 2, अतः वह संख्या बराबर 42। इसमें अंतिम में पूछा है ऐसी संख्याएं कितनी हैं। ऐसी संख्याएं तो केवल 42 ही हो सकता है, या फिर 42 को उल्टा करने पर बनेगा हमारा 24। 24 भी हो सकता है, मतलब ऐसी 2 संख्याएं हो सकती हैं। अब अगले प्रश्न अथवा प्रश्न की ओर चलते हैं। मैं अथवा भी सॉल्व कर रही हूँ, आपको जो सॉल्व करना आप कर सकते हैं। अथवा में प्रश्न है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? पांच वर्ष माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। इसमें पहले कहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। प्रथम शर्तानुसार 5 वर्ष पूर्व
नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु जो वर्तमान आयु है उसे 5 वर्ष पूर्व मतलब x माइनस 5 वर्ष। इसी तरह 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु भी y माइनस 5 वर्ष हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब समीकरण बनाते हैं x माइनस 5 बराबर y माइनस 5। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, मतलब सोनू की आयु नूरी की 3 गुनी थी, जो उसको बराबर करने के लिए सोनू की आयु में 3 का गुणा कर देंगे। x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15, x माइनस 3y बराबर, इसको इस तरह पक्षांतर कर देंगे, माइनस 15 प्लस 5, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। समीकरण 1। पुनः द्वितीय शर्तानुसार है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु जो वर्तमान आयु है उसमें 10 जुड़ जाएगा तो x प्लस 10 वर्ष, और 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु 10 वर्ष पश्चात सोनू की वर्तमान आयु y है, तो उस आयु में y में 10 जुड़ जाएगा, y प्लस 10 वर्ष। अब कहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। x प्लस 10 बराबर y प्लस 10। नूरी की आयु 2 गुनी हो जाएगी, मतलब सोनू की आयु में 2 का गुणा कर देंगे। x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, x माइनस 2y बराबर 10। समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर हम प्रतिस्थापन या वज्र गुणन भी लगा सकते हैं। हम विलोपन सबसे सरल विधि होती है तो विलोपन ही लगाते हैं। x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 2y बराबर 10, माइनस प्लस और माइनस, x से x कट गया, यहाँ माइनस y बराबर माइनस 20, तो y बराबर आ जाएगा 20। y का मान समीकरण 2 में रखने पर x माइनस 2 गुणे 20 बराबर 10, x बराबर 10 प्लस 40, x बराबर 50 वर्ष। x बराबर 50 और y बराबर 20 है, मतलब नूरी की आयु जो है 50 वर्ष है, और नूरी की आयु वर्तमान आयु 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। अतः नूरी की आयु
x बराबर 50 वर्ष और सोनू की आयु है 20 वर्ष। ये हो गया चौथा का अथवा प्रश्न भी। अब अगले प्रश्न 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 4। प्रश्न 4 है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से, ये हमारा बहुमंजिल भवन का शिखर, और बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे, यहाँ पे एक 8 मीटर ऊंचा भवन है। ये 8 मीटर ऊंचा भवन है। ऊंचे भवन से शिखर और तल के अवनमन कोण यहाँ बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 अंश है। मतलब शिखर का कोण 30 अंश है और तल का अवनमन कोण 45 अंश है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब मान लेते हैं ये हमारा A, B, C और D है। यहाँ से दो भवनों के बीच की दूरी x, यहाँ पे CD बराबर 8 है तो यहाँ पे नाम देते हैं E, तो यहाँ EB बराबर भी 8 सेंटीमीटर हुआ। माना AE बराबर h। यहाँ BC बराबर x है तो यहाँ CE बराबर भी x होगा। तो जो माना है वो लिख लेते हैं पहले। माना भवनों के बीच की दूरी x मीटर है और ये पूरे हमारे बहुमंजिल भवन की ऊंचाई हो गई। तो हम बहुमंजिल भवन की ऊंचाई 8 + h मानेंगे तथा बहुमंजिल भवन की ऊंचाई AB जो है यहाँ पे 8 + h मीटर है और यहाँ जो बीच की दूरी थी BC। अब एक एक त्रिभुज को लेकर हल करते हैं। पहले त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में थीटा दिया है हमारा 30 अंश, AE बराबर h, DE बराबर x। हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, मतलब AE बटे DE। ये tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पे tan 30 डिग्री बराबर h/x। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। अब यहाँ से x की वैल्यू आ गई h√3। समीकरण 1 इसको मान लेते हैं। अब अगले त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में
थीटा दिया है हमारा 45 अंश। ए बी बराबर है 8 प्लस h मीटर और बी सी बराबर है x मीटर। तो यहाँ पे भी tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, मतलब ए बी बटे बी सी। tan 45 अंश बराबर 8 प्लस h अपॉन में बी सी की वैल्यू x। tan 45 अंश का मान होता है 1, 8 प्लस h बटे x। यहाँ से x बराबर आ गया 8 प्लस h। ये समीकरण 2 हो गया। यहाँ से हम देख सकते हैं दोनों के बाएं पक्ष में x है, तो मतलब समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। h कौड़ी में 3 बराबर 8 प्लस h। यहाँ से h कौड़ी में 3 माइनस h बराबर 8। यहाँ से h कॉमन कर लिए, कड़ी में 3 माइनस 1 बराबर 8। यहाँ से अगर h की वैल्यू निकालें तो 8 बटे कड़ी में 3 माइनस 1। h का मान आया हमारा 8 बटे कड़ी में 3 माइनस 1। हमेशा जब हर में कड़ी दिखे तो उसका परमेयीकरण कर देना चाहिए। तो यहाँ पे परमेयीकरण करते समय इनके बीच का चिन्ह प्लस हो जाता है। बटे कड़ी में 3 प्लस 1। h बराबर हो जाएगा 8 कड़ी में 3 प्लस 1 बटे ये a प्लस बी और ये a माइनस बी का जो दिख रहा है, मतलब कड़ी 3 का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाने पर कड़ी 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। h बराबर हो जाएगा 8 कड़ी में 3 प्लस 1 बटे 3 माइनस 1। 8 कड़ी में 3 प्लस 1 बटे 2। ये 2 से कट जाएगा तो h बराबर आ जाएगा 4 कड़ी में 3 प्लस 1। लेकिन ये बहुमंजिल भवन की हमने ऊंचाई मानी थी 8 प्लस h मीटर। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई बराबर 8 प्लस h मीटर। 8 है प्लस 4 कड़ी में 3 प्लस 1। 8 प्लस 4 कड़ी में 3 प्लस 4। 8 और 4 12 प्लस 4 कड़ी में 3। यहाँ से अगर 4 कॉमन कर लें तो यहाँ पे 3 प्लस कड़ी में 3 आ जाएगा। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई हो जाएगी 4, 3 प्लस कड़ी में 3 मीटर। इसी प्रकार भवनों के बीच की दूरी, भवनों के बीच की दूरी बराबर x मीटर था। तो x बराबर आया था कड़ी में 3 h कड़ी में 3, तो h कड़ी में 3। h का मान यहाँ पे है 4 कड़ी में 3 प्लस 1 इंटू कड़ी में 3। 4 कड़ी में 3 प्लस 4 कड़ी में 3। इसका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 4 3 12 प्लस 4 कड़ी में 3। यहाँ से भी 4 कॉमन कर लें तो यहाँ बचेगा 3 प्लस कड़ी में 3 मीटर। अतः भवनों के बीच की दूरी भी 4 3 प्लस कड़ी में 3 मीटर आई और बहुमंजिल भवन की ऊंचाई भी 4 3 प्लस कड़ी में 3 मीटर आई।
अब अगले प्रश्न जो चौथे के अथवा है वो प्रश्न है, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। इसको भी सॉल्व करते हैं। अथवा पहले तो कोई बिंदु P मान लिए यहाँ पे हमारा बिंदु P है। बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यहाँ पे हमारा यहाँ पे होना चाहिए छोटा। यहाँ बिंदु P है, P को तल से मिला देते हैं। भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ये पे 10 मीटर ऊंचा भवन है। अब भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। यहाँ भवन का शिखर होगा तो भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। ये हमारा एक ध्वज हो गया। ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। यहाँ पे P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो ध्वजदंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। मान लीजिए यहाँ पे Q बिंदु है, यहाँ पे R और यहाँ पे S। यहाँ से PQ की भवन से बिंदु P के बीच की दूरी मान लिए x है और ध्वज दंड की लंबाई h। माना भवन से बिंदु P के बीच की दूरी x है तथा ध्वज दंड की लंबाई h है। तब त्रिभुज PQR में थीटा बराबर दिया है 30 अंश, QR बराबर 10 मीटर है और PQ बराबर है x मीटर। यहाँ पे भी tan थीटा बराबर हो जाएगा tan थीटा बराबर QR अपॉन PQ। tan 30 अंश बराबर QR बराबर 10 और PQ बराबर हमने माना x। tan 30 डिग्री का मान 1/3 बराबर 10/x। यहाँ से x का मान आ गया 10/3 मीटर। इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज में हम देखेंगे, त्रिभुज PQS में यहाँ से यहाँ तक की पूरी ऊंचाई हो जाएगी 10 + h मीटर। तो QS बराबर 10 + h मीटर और PQ बराबर x मीटर तथा थीटा दिया है 45 अंश। त्रिभुज PQS में थीटा बराबर दिया है 45 अंश, QS दिया है 10 + h
मीटर और PQ बराबर x मीटर। यहाँ से भी tan थीटा का फार्मूला लगाते हैं। tan थीटा बराबर QS बटे PQ। tan थीटा tan 45 अंश बराबर 10 प्लस h बटे x। x का मान यहाँ पे आ गया है 10 बटे कड़ी में 3, तो यहाँ पे x का मान रख रहे हैं। tan 45 अंश का मान 1 होता है, 10 प्लस h। x का मान आ गया 10 बटे कड़ी में 3, 10 कड़ी में 3 बराबर 10 प्लस h। यहाँ से h बराबर आ जाएगा 10 कड़ी में 3 माइनस 10। h बराबर 10 कॉमन कर लेंगे तो कड़ी में 3 माइनस 1। यहाँ पे कड़ी 3 का मान रखने के लिए दिया है 1.732, तो h बराबर 10 1.732 माइनस 1। h बराबर आ जाएगा 10 गुणे 0.732। h बराबर आ जाएगा 7.32 मीटर। अतः ध्वज दंड की लंबाई h बराबर 7.32 मीटर। यहाँ पे x की वैल्यू में भी कड़ी 3 है, तो कड़ी 3 का मान रख देंगे। x बराबर हो जाएगा 10 गुणे 1.732। x बराबर आ जाएगा 17.32। x बराबर 17.32 मीटर तथा बिंदु P से भवन के बीच की दूरी x बराबर आ गया 17.32 मीटर। अब अगले प्रश्न 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न 5 है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी जो खुला हुआ है सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले इसका चित्र बनाते हैं। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। शंकु कुछ इस प्रकार का होता है। ये हमारा उल्टा शंकु हो गया। शंकु जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इसके ऊपरी भाग जो खुला हुआ है कि सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है। यह पानी से ऊपर तक भरा हुआ है, यहाँ तक पूरा भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती हैं, तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। मतलब इसमें शीशे की कुछ गोलियां डाली गई हैं। जिनमें से जब शीशे की गोलियां इसमें डाली जाएंगी तो इसका पानी बाहर आ गया है।
तो यहाँ पे अब देखते हैं पहले क्या क्या दिया है। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दिया है। और डाले गए गोले की त्रिज्या, डाले गए गोले की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर। अब प्रश्नानुसार जब 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला उसमें डाला जाता है तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो प्रश्नानुसार होगा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर होगा गोले के आयतन के बराबर। लेकिन जब इसमें गोला डाला जाता है, मतलब बहुत सारी शीशे की गोलियां डाली जाती हैं, तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग ही केवल बाहर निकलता है। तो शंकु का आयतन, आयतन बट्टे 4, गोले का आयतन n गोलियां माना गोलियों की संख्या बराबर n। तो इसमें जब शंकु का आयतन 1/4 हो गया तो गोले का आयतन जितने मान लिया n गोले हैं, तो n गोलों का आयतन n गुणे गोले का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, और यहाँ पे 1/4, 1/4 है। n गुणे गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r का क्यूब। यहाँ से पाई कट जाएगा, 3 से 3। अब r स्क्वायर, शंकु की त्रिज्या हमारी दिया है 5 और शंकु का ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर बटे 4 बराबर n गुणे 4। डाले गए गोल की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर दिया। इसको इस तरह पक्षांतर करते हैं तो 5 गुणे, ये 2 बार में कट जाएगा, 5 गुणे 5 गुणे 2 बटे 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5 गुणे 4, ये 2 बार में कट जाएगा। ये जब इसको काटेंगे तो 10 बार में कटेगा, इससे भी ये 10 बार में कटेगा बराबर n। ये बचा हमारा 100 बटे 0.5 गुणे 2 बराबर n। तो n का मान यहाँ से आ गया 100, 2 पंचे 10 बटे 1 हो जाएगा 1.00, तो n का मान यहाँ से आ जाएगा 100। मतलब गोलियों की संख्या जिससे शंकु का आयतन 1/4 हो गया था, उन गोलियों की संख्या 100 है। अतः गोलियों की संख्या n बराबर 100। ये प्रश्न भी हो गया। अगले प्रश्न 5 का अथवा प्रश्न की ओर चलते हैं। अथवा प्रश्न है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है।
इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेंटीमीटर है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है। ये 5वां प्रश्न का अथवा। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। मान लिया ये मेरा गोला है और ये उसके गर्दन बेलन के आकार की है, जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, मतलब ये यहाँ 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर, मतलब व्यास 2 सेंटीमीटर। और जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। ये मान लिया गोले का व्यास है और उसकी माप 8.5 सेंटीमीटर है। बेलन का बेलनाकार गर्दन वाले गोले का व्यास 8.5 सेंटीमीटर दिया है, तो त्रिज्या हो जाएगी व्यास की आधी, मतलब 8.5/2 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो बेलन है उसकी ऊंचाई दिया है 8 सेंटीमीटर और व्यास है 2 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। इसमें पानी भरा हुआ है। जब पानी का आयतन निकालेंगे तो प्रश्नानुसार बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, प्लस गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। तो यहाँ पे बेलन की त्रिज्या दिया गया था 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ से पाई कॉमन है, पाई कॉमन कर लेते हैं पहले। 1 गुणे बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर थी, प्लस 4/3 गुणे 8.5/2 8.5/2 गुणे 8.5/2। ये 2 दूना 4 से 4 कट जाएगा। 8.5 का क्यूब ये आएगा 614.125 बटे नीचे बचा 3 दूना 6 पाई 8 प्लस ये जो भाग देंगे तो 6 कम 6 0 2.5 3 5। पाई का मान यहाँ रखने के लिए दिया है 3.14। यहाँ पे पाई का मान रख देते हैं 3.14। इसको जोड़ते हैं 8 2 10, मतलब 110.35। इसको गुणा करेंगे आएगा 346.51। परंतु एक बच्चे ने मापकर यह बताया था कि इस बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेंटीमीटर है।
लेकिन 346.51 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अतः उस बच्चे का उत्तर सही नहीं है।